हर वो आदमी जिसको बिना स्कूल गए विवेक है, वो ब्लेस्ड है। कबीर, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। केशव के घर कमला बन बैठी और शिव के घर बनी भवानी, माया महा ठगनी हम जानी। ये जो ब्रांड का रोग लगा ना भारत को, भारत को कई सारे रोग लग गए आधुनिक काल में, उसमें एक रोग है ब्रांड। अब कोई आपको इसलिए पसंद नहीं करता कि आप ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में सब कुछ जानते हैं ना। आप घड़ी कौन सी लगाए, आप जूता कौन सा पहने हैं, आप पैंट किस ब्रांड की पहने हैं, आपकी टी शर्ट किस ब्रांड की है, एक बड़ा घटिया रोग लग गया। जय हिंद फ्रेंड्स। 4th चैप्टर, उसकी लास्ट हेडिंग है स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा का विस्तार। स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। और इतनी बड़ी चीज है एजुकेशन, इतनी बड़ी चीज। एजुकेशन इज द सोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। एजुकेशन इज द सोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड नेशन। किसी समाज, किसी परिवार, किसी राष्ट्र को अगर बदलना है तो बस एक काम करना है, उसकी शिक्षा को बदल देना है। और शिक्षा का स्तर ऐसा हो कि वो वाइस लोग पैदा करे, वाइस, विजडम। वो नौकर ना पैदा करे। शिक्षा इतनी प्यारी चीज है, शिक्षा इतनी क्रांतिकारी। डॉक्टर अंबेडकर ने तो एक सिद्धांत ही दे दिया कि इस दुनिया में जितने दलित, दमित, दबे हुए लोग हैं, अगर वो अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करें, शिक्षा पर ध्यान दें। और वो उन्होंने साबित करके दिखाया। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमारे देश की जो दशा है उसमें हुआ क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? उसमें प्रॉब्लम यही आई, मतलब ये टॉपिक पढ़िएगा आप, आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा। आज हमारे देश की दिक्कत क्या हो गई? शिक्षा विवेक नहीं पैदा कर रही है, शिक्षा नौकर पैदा कर रही है। नौकरी करना एक अलग बात है, नौकरी करना एक बिल्कुल अलग बात है। और विवेक एक रोशनी है, मतलब एक उजाला है विवेक। आप कोई काम दुनिया में दो वजह से कर सकते हो। एक, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हो। भाई सिगरेट क्यों पी रहे हो? अच्छा लग रहा है। शराब क्यों पी रहे हो? अच्छा लग रहा है। दिन भर सोशल मीडिया क्यों देख रहे हो? अच्छा लग रहा है। जितने लोग इस पैरामीटर पे काम करते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं करूंगा, वो सब परेशान है। लेकिन अगर आप विवेक पर आधारित काम कर रहे हो, विजडम पे, आप परेशान नहीं हो सकते। आप सोशल मीडिया यूज करो, आप सब कुछ करोगे। विवेक क्या करेगा? हर चीज को अच्छा बना देगा। और शिक्षा का काम है विवेक को पैदा करना। वरना इतना बड़ा देश, 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या, और आज अगर तुम देश की स्थिति देखो तो चारों तरफ चुनौतियां दिखाई पड़ रही हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल है शिक्षा का। ये 545 लोग जो दिल्ली की संसद में बैठे हैं,
इनको पता है, इनको 1 अरब 50 करोड़ का डर ही नहीं लग रहा है। ये तो 545 लोग दिल्ली की संसद में बैठे हैं ना, इनको ये 545 और 1 अरब 50 करोड़ जनता, रेशियो देखो, इनको इसका डर ही नहीं लग रहा है। मस्त है ये। क्यों? ये जानते हैं कि इस देश की 1 अरब 50 करोड़ जनता में 80% विवेकहीन, 80। नहीं तो सरकार से क्या मांगेंगे? ये सरकार से अपने प्रतिनिधियों से कहेंगे रोजगार बढ़ाओ यार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, हेल्थ, एजुकेशन। चारों तरफ कोहरा है, बिल्डिंगें छुपी हुई हैं, छठ का त्योहार है आज, कोहरा, घोर अंधकार। और मैं सुबह देख रहा था उस पर भी लोग पटाखा दगाए जा रहे थे। अब तो मना लिए ना दिवाली, दगा लिए, अच्छा किए। खांस रहे लोग, खांसी आ रही है, घुटन हो रही है, बेचैनी हो रही है, क्या हालत हो गई दिल्ली की। तो अब जाति, धर्म, क्षेत्र, शिक्षा, बहुत बड़ी चीज, बहुत प्यारी चीज। अब 1757 प्लासी का युद्ध, ब्रिटिश डोमिनेंसी की शुरुआत, ब्रिटिश वर्चस्व की शुरुआत। 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और ब्रिटिश रूल की शुरुआत। 1757 प्लासी का युद्ध और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनेंसी यानी वर्चस्व की शुरुआत। 1765 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद and EIC becomes the ruler of Bengal. 1757 कंपनी के वर्चस्व की शुरुआत। 1765 कंपनी बन गई शासक। शासक कौन है? बंगाल का रूलर कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट। वो कोई भी काम करेगी तो इसको ध्यान में रख के करेगी। तभी तो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया कि यूरोपियन जो थिंकर्स थे, ब्रिटेन के थिंकर्स थे, उन्होंने कहा कि जब भी कोई राज्य, जब भी कोई क्षेत्र, जब भी कोई राष्ट्र कमर्शियल कंपनियों के अधीन हो जाएगा, उसकी तबाही सुनिश्चित है। इसलिए ब्रिटेन के थिंकर्स बहुत डरे हुए थे कि कंपनी भारत के धन से ब्रिटेन के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर भी कब्जा कर लेगी, और जो हाल भारत का हो रहा है वही हाल कल ब्रिटेन का भी होगा, क्योंकि कंपनी का मुख्य उद्देश्य है प्रॉफिट, वेलफेयर नहीं, प्रॉफिट। जहां उसको फायदा होगा वो काम करेगी। तो अब शिक्षा के संदर्भ में कहानी शुरू होती है। ये दो पार्ट है, ये कंपनी का पार्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट है, और ये क्राउन का पार्ट है। 1757 से 1857 ये कंपनी का पार्ट है, 1857 से 1947 ये क्राउन का पार्ट है। और पहला डेवलपमेंट जो एजुकेशन में हुआ वो 1781 में हुआ, कलकत्ता मदरसा। दूसरा डेवलपमेंट 1791 में हुआ। जोनाथन डंकन ने
बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की? सब पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब ये एरिया कंपनी का एरिया है, ये पार्ट कंपनी का पार्ट है। तो 1781 में रूल कब से शुरू हुआ? 1765 से। पहला कदम एजुकेशन की फील्ड में कलकत्ता मदरसा 1781। 1791 संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन। तीसरा जो कदम था एजुकेशन को लेकर वो 1813 चार्टर एक्ट, 1 लाख रुपीस अलॉट किया गया। क्यों? क्वेश्चन मार्क। चौथा कदम 1835 मैकाले's डिक्लेरेशन, मैकाले की घोषणा। और पांचवा कदम बहुत क्रांतिकारी कदम 1854 वुड्स डिस्पैच। सब पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, सब पे। ये तो था कंपनी का काल, और कंपनी के काल में शिक्षा का विकास। ऐसे बड़ा अच्छा रहता है बनाने पे। फिर उस साइड का बना देंगे, जब आप उस साइड में आएंगे तो अगले साइड का पूरा करवा देंगे। बस पूरा एजुकेशनल सिस्टम इस चार्ट में पूरा हो जाएगा। पढ़ना एक मौज है, पढ़ाई एक मौज है, बशर्ते समझ में आए। और तुम लोग रट रट के मारे अपने दिमाग को खचड़ा कर डाले। मतलब एक समय ऐसा आ गया जब तुम लोग को किताब देखकर नफरत होने लगी। तो एनसीईआरटी कहती है, अब इनको पढ़ेंगे वन बाय वन पढ़ेंगे। 1781, 1791, 1813, 1835, 1854। 1781 कलकत्ता मदरसा, 1791 संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन, 1813 1 लाख रुपया चार्टर एक्ट में दिया गया, 1835 मैकाले की घोषणा, 1854 वुड्स डिस्पैच। अब एनसीईआरटी कहती है कि मॉडर्न एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है, पहला पार्ट, मॉडर्न एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ब्रिटिश का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये जो कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न एजुकेशन में, ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है। ऐसा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल्स, अब जैसे हमारे कलाम साहब थे, शिक्षा के प्रति उनका इतना प्रेम, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उनका शौक था पढ़ना और पढ़ाना। एक किताब लिखी उन्होंने, इग्नाइटेड माइंड्स। सुबह जब मैं मेडिटेशन की क्लास लूंगा तो कोशिश करूंगा उसके एक एक चैप्टर को आपको उसका सार बताऊं। आप पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। शिक्षा मौज है, और अगर विवेक पैदा करा दे तो आदमी को आईएएस से लेकर ईश्वर तक का सफर पूरा करा दे। इतनी ताकत है शिक्षा में। और विवेक अगर बिना शिक्षा के पैदा है आपके अंदर तो आप ब्लेस्ड है। मोहम्मद का मतलब क्या है? ब्लेस्ड वन। मोहम्मद साहब कभी स्कूल नहीं गए थे। हर वो आदमी जिसको बिना स्कूल गए विवेक है, वो ब्लेस्ड है। कबीर, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी, केशव के घर कमला बन बैठी और शिव के घर बनी भवानी, माया महा ठगनी हम जानी। क्या विवेक का स्तर है! इतनी शक्ति है विवेक में, इतनी शक्ति है विवेक में, इतनी शक्ति है। विवेक, विजडम जिसको तुम कहते हो, इसमें इतनी शक्ति है कि आईएएस से लेकर न्यूनतम, इसका आईएएस है न्यूनतम, और उच्चतम ईश्वर है। यह शक्ति शिक्षा में नहीं है,
शिक्षा का काम है विवेक पैदा करना। विवेक में इतनी शक्ति है, विवेक में। अगर विवेक पैदा, और शिक्षा और विवेक पर पैदा करने का मुख्य माध्यम क्या है? शिक्षा। तो विवेक अगर पैदा हो जाए तो मिनिमम आईएएस बनाएगा और मैक्सिमम ईश्वर बनाएगा। यात्रा रुकने नहीं देगा। ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल्स, अलेक्जेंडर डफ, बड़े सारे अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने भारत में शिक्षा में बड़ा योगदान दिया। तो गवर्नमेंट, क्रिश्चियन मिशनरीज, इनका अलग रायता था। क्रिश्चियन मिशनरीज ये सोचते थे कि जब मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा तो भारत के लोग पश्चिम के कल्चर से प्रभावित हो जाएंगे, और इतना प्रभावित हो जाएंगे कि कन्वर्ट हो जाएंगे। ये अलग गेम में थे। और दूसरा था, चौथा, एनलाइटेंड इंडियंस। एनलाइटेंड इंडियंस, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद विद्यासागर, इनका मानना था कि मॉडर्न एजुकेशन सारे बुराइयों की दवा है। लोग पढ़ेंगे, लोग आधुनिकता से परिचित होंगे, रैशनलिज्म डेवलप होगा, ह्यूमनिज्म डेवलप होगा, और जब ये दोनों चीज डेवलप होगी तो व्यक्ति खुद ही कुरीतियों से दूर होता चला जाएगा। तो भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास में इन चार लोगों का योगदान, सरकार का, ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल्स का, मानवतावादी अधिकारी, क्रिश्चियन मिशनरीज और एनलाइटेंड इंडियंस जैसे कि राजा राम मोहन रॉय। अब कहानी शुरू होती है 1781 से। जरा इस डेवलपमेंट ग्राफ को पढ़ ले। कलकत्ता मदरसा, पर्शियन लर्निंग के लिए, पर्शियन पढ़ने के लिए। और 1791 में कंपनी ने के अधिकारी जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कहां पे की? बनारस में। किस लिए? हिंदू लॉ और फिलॉसफी को पढ़ने के लिए। और इन दोनों का उद्देश्य था सप्लाई ऑफ एजुकेटेड इंडियंस टू द कोर्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो कोर्ट्स थे उनके लिए शिक्षित भारतीयों की सप्लाई, जिससे कि वो अदालतें बनी ना, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत। तो कोडिफिकेशन तो काफी बाद में शुरू हुआ। तो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ उसके आधार पर चल रही थी। तो इसकी सप्लाई के लिए शिक्षित भारतीयों की सप्लाई, जिससे कंपनी की जो अदालतें हैं उसमें न्याय किया जा सके। वेलफेयर नहीं, जरूरत की वजह से इस कहानी की शुरुआत हुई। अब 1813 का चार्टर, एटीन थर्टीन का चार्टर, बंगाल पे कब्जा हो चुका है। कब्जा भी हो चुका है, कंसोलिडेशन भी हो चुका है। बंगाल पे कब्जा हो चुका है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अवध ऑलरेडी कब्जे में है। मैसूर पे कब्जा हो चुका है। मराठा खत्म होने के कगार पे है। और भारत का एक बड़ा भूभाग, एक लार्ज टेरिटरी कंपनी के कब्जे में आ गई है। भारत का एक बड़ा भूभाग कंपनी के कब्जे में आ गई है।
Large territory of India has come under the control of the company. Of India has come under the control of company. प्लस एक बात और हो चुकी है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इंडियन मार्केट इज ओपन फॉर, भारत के बाजार खोल दिया गया, किसके लिए? ब्रिटिश गुड्स के लिए। अब 1991 से भारत की जो शिक्षा प्रणाली रही, 1991 से उस शिक्षा ने ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो आज रानी पद्मिनी को भले ना जाने, तो साउथ कोरिया का बैंड है बीटीएस, हाँ बीटीएस। अब 1813 और 1991 एलपीजी, अब वेस्ट के गुड्स को भारत में बेचना है, उसमें किसका रोल होगा? शिक्षा का। गांव में स्कूल खुले, गांव के स्कूल का नाम है कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल। मैंने उसके प्रिंसिपल से पूछा कि पता है कौन है कोलंबस? कहा भैया हमको तो नहीं पता है। मैंने जिस उत्तर भारत में स्कूलों का नाम होना चाहिए, पतंजलि इंटर कॉलेज, चाणक्य इंटर कॉलेज, डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज, ज्योतिबा फूले इंटर कॉलेज, मुलायम सिंह यादव इंटर कॉलेज, हमारे यहां नायकों की कमी है। सावित्रीबाई फूले इंटर कॉलेज, ये सब नाम हमें अपने स्कूलों के रखने चाहिए। कभी तुम अयोध्या से बस्ती की तरफ जाना, गोरखपुर की तरफ, तो बस्ती और खलीलाबाद के बीच में एक बोर्ड बड़ा सा तुम्हें मिलेगा, कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल, गांव में। 1813 के बाद भारत का बाजार, इंडियन मार्केट ओपन फॉर ब्रिटिश गुड्स। अब इसमें कौन शिक्षा, अब इसमें कौन रोल प्ले करेगा? सबसे बड़ा एजुकेशन। तो 1813 के चार्टर एक्ट में, ये देखो 1813 के चार्टर एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया अलॉट किया गया, 1 लाख रुपीस अलॉटेड फॉर एजुकेशन। उद्देश्य क्या था? प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग लर्नड इंडियंस, प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग लर्नड इंडियंस, शिक्षित भारतीयों को प्रोत्साहन और मॉडर्न साइंस को बढ़ावा। मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान को बढ़ावा, और प्रिंसिपल ऑफ प्रमोटिंग लर्नड इंडियंस। लेकिन ये जो 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपया प्रदान किया गया, ये रिलीज हुआ 1823 में, 1823 में, 10 साल बाद। 13 में तो कानून बना कि 1 लाख रुपया शिक्षा में खर्चा होना चाहिए, प्रमोशन टू लर्नड इंडियन, शिक्षित भारतीयों को प्रोत्साहन और आधुनिक विज्ञान को प्रोत्साहन। थोड़ा सा माहौल बदले देश का, थोड़ा सा विचारधारा बदले देश की। जाओ किसी मॉल में, जाओ किसी मॉल में, देखो मॉल के नाम क्या है। किसी भारत के नायक का नाम मिले तो बताना।
ये जो ब्रांड का रोग लगा ना भारत को, भारत को कई सारे रोग लग गए आधुनिक काल में, उसमें एक रोग है ब्रांड। अब कोई आपको इसलिए पसंद नहीं करता कि आप ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में सब कुछ जानते हैं ना। आप घड़ी कौन सी लगाए, आप जूता कौन सा पहने हैं, आप पैंट किस ब्रांड की पहने हैं, आपकी टी शर्ट किस ब्रांड की है, एक बड़ा घटिया रोग लग गया। बहुत सारे रोग हैं, डायबिटीज और ये बीपी उपी तो बहुत छोटा रोग है, बहुत छोटा मोटा रोग। सबसे बड़ा रोग है ब्रांड, और उसमें अहम भूमिका किसकी है? शिक्षा की। अब जब यह हुआ कि 1 लाख रुपए अलॉट करो शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए, तो यहीं पर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, यहीं पर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि कौन सी शिक्षा। एक कंट्रोवर्सी का जन्म हुआ। इस कंट्रोवर्सी को बोलते हैं एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट। अब यार इसका नाम तुम हिंदी में देख लेना, अभी इंग्लिश में लिख लो, एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी का नायक कौन? मैकाले। एंग्लिसिस्ट ग्रुप का नायक मैकाले। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप का नायक हीरो एच.टी. ट्रेवेलैन। यह ग्रुप कह रहा था मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में, मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम। और यह ग्रुप कह रहा था ट्रेडिशनल एजुकेशन, with traditional education, with English language and modern science। ये दोनों ग्रुप ये कह रहा था इनकी शिक्षा पढ़ाओ भारतीयों को, इनको वही सब पढ़ाओ पुराना, वेद पुराण उपनिषद यही सब पढ़ाओ। इनको यार वोल्टायर पढ़ाओगे, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, ये सब पढ़ाओगे। ये ग्रुप कह रहा था, ये कह रहा था ये बहुत अच्छे डिसाइपल हैं, बहुत अच्छे शिष्य हैं, ये इनको अगर मॉडर्न एजुकेशन दिया ये सब कुछ हमसे सीख के हमें ही तबाह कर देंगे। यह ग्रुप कह रहा था कि नहीं, आधुनिक शिक्षा दो अंग्रेजी माध्यम में। तो मैकाले के पिता ने मैकाले को पत्र लिखा कि यार जब तुम्हारा इतना विरोध हो रहा है तो तुम ये सब क्यों मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में कर रहे हो? अरे इसने कहा बाबूजी आप गेम समझो, बाबूजी खेल समझो। ये भारत के लोग जब आधुनिक शिक्षा ग्रहण करेंगे अंग्रेजी माध्यम में और 17वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी की हमारी उपलब्धियां पढ़ेंगे, कैपिटलिज्म, रेनेसांस, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, मार्क्सिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब ये सब पढ़ेंगे तो ये हमारी संस्कृति से, हमारी उपलब्धि से प्रभावित होंगे। और जब ये प्रभावित होंगे तो इन ब्लड एंड कलर्स दे विल बी इंडियंस, बट इन थॉट दे विल बी इंग्लिश। रंग और खून से ये भारतीय होंगे, पर विचार से ये अंग्रेज हो जाएंगे, काले भूरे अंग्रेज। और तब भारत में ब्रिटिश शासन मजबूत हो जाएगा। ये इसका कैलकुलेशन था कि हम भारत में ब्लैक और ब्राउन अंग्रेज बनाएंगे शिक्षा के माध्यम से। और इनका था कि नहीं यार मत करो। अच्छा, मेन वजह क्या थी? एक तो मार्केट, ब्रिटिश गुड्स की मार्केट तैयार करनी थी, और दूसरा दो वजह थी। एक तो मार्केट, भारत में ब्रिटिश गुड्स की मार्केट बनानी थी,
और दूसरा बाबू और चपरासी। अभी अधिकारी तो ला सकते हैं ब्रिटेन से, बाबू और चपरासी ब्रिटेन से लाएंगे, ब्रिटेन खाली हो जाएगा। तो ये दो गुट में झगड़ा शुरू हो गया। एक गुट ने कहा मॉडर्न एजुकेशन इंग्लिश मीडियम, हमारी दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, और भारत के लोगों की मानसिकता पाश्चात्य हो जाएगी, वेस्टर्नाइज्ड। इन ब्लड एंड कलर दे विल बी इंडियंस, इन थॉट दे विल बी इंग्लिश, एंड दिस विल स्ट्रेंथन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और भारत में ब्रिटिश शासन मजबूत हो जाएगा। यह कह रहा था नहीं, ऐसा ना करो, ये हमसे सब कुछ सीख लेंगे और फिर हमारा विनाश कर देंगे। और अंततः 1835 में 1835 मैकाले की जीत हुई, मैकालेज डिक्लेरेशन, और यहीं से तीसरे चरण की शुरुआत, मैकालेज डिक्लेरेशन, मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, मॉडर्न एजुकेशन ऑन इंग्लिश मीडियम। और बंगाल में कुछ स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हुई। बंगाल में कुछ स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हुई, पर यहां एक और ड्रॉबैक हो गया, मास एजुकेशन को ध्यान में नहीं दिया गया। मास एजुकेशन वॉज नॉट द टारगेट। बंगाल में कुछ स्कूल और कॉलेज, बड़े पैमाने पर एलिमेंट्री स्कूल्स बनाने चाहिए थे, टीचरों को ट्रेंड करना था। अरे इन्होंने कहा, कंपनी ने कहा इतना बवाल, अभी तो पंजाब पे कब्जा करना, अवध पे कब्जा करना, बड़ा सारा काम बाकी, सिंध पे कब्जा करना। 1835 बोले यार हम लोग पढ़ाने आए हैं यहां सबको, अभी सिंध पे कब्जा करना है, अभी पंजाब पे कब्जा करना है, अभी अवध को हजम करना है। इसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। और उन्होंने कहा कि जो सीमित स्कूल और कॉलेज खुलेंगे ये किस सिद्धांत पे काम करेंगे, डाउन फिल्ट्रेशन। डाउन फिल्ट्रेशन, हम कुछ लोगों को पढ़ाएंगे और फिर वो कुछ लोग बाकी जनता को पढ़ाएंगे। डाउन फिल्ट्रेशन, ऊपर से नीचे की तरफ, हम कुछ लोगों को पढ़ाएंगे और ये कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और बाकी जनता को पढ़ाएंगे। मॉडर्न एजुकेशन तो बहुत नहीं फैल पाई। मॉडर्न एजुकेशन बहुत नहीं फैल पाई, उसका बहुत विस्तार नहीं हो पाया, कुछ सीमित लोगों को ही मॉडर्न एजुकेशन मिला। लेकिन इन सीमित लोगों ने मॉडर्न आइडियाज को बहुत बढ़ावा दिया। इसका फायदा यह हुआ कि मॉडर्न एजुकेशन का विस्तार तो बहुत नहीं हुआ, लेकिन मॉडर्न आइडियाज का बहुत विस्तार हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेस, पैम्पलेट्स, और भारत में शुरू हुआ लाइब्रेरी मूवमेंट। हर गांव में बड़ा प्यारा मूवमेंट है, हालांकि इसकी एनसीईआरटी में चर्चा नहीं है लाइब्रेरी मूवमेंट की, लेकिन हर गांव में एक समुदाय भवन, कम्युनिटी सेंटर, वहां एक चारपाई और एक न्यूज़पेपर, और उस गांव का जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो न्यूज को पढ़ेगा और समाचार पर डिस्कशन होगा। इसीलिए लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत लोकल समाचार पर प्रतिबंध लगा दिया था। मॉडर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, बहुत क्रांतिकारी काम हुआ। सीमित शिक्षा का विस्तार हुआ, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग आधुनिक विचार के प्रोत्साहन में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। और सरकार ने कहा कि डाउन फिल्ट्रेशन, ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं इनकी जिम्मेदारी है बाकी के लोगों को शिक्षा देना। और फिर 1854 वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर। और इसने कहा मास एजुकेशन। (1854) टाइम देखो, सब पे कब्जा। 56 अवध को हजम कर लिया, कब्जा तो था ही। 54 सब पे कब्जा, सब पे। (54) का समय देखो, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मार्केट भी बढ़ानी है ब्रिटिश गुड्स की, और बाबू चपरासी भी चाहिए, तो मास एजुकेशन। अब देखो, अब ब्रिटिश गुड्स की मार्केट भी प्रमोट करनी है, और क्लर्क एंड चपरासी, इनकी भी ज्यादा जरूरत पड़ गई, तो मास एजुकेशन। और फिर यहां पे क्या बना? एजुकेशन डिपार्टमेंट। एवरी प्रोविंस, हर प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट। और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। लेकिन इससे पहले की कंपनी बहुत सारा काम कर पाती, 1857 का रिवोल्ट, और भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो यह था शिक्षा का विस्तार।